नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच सियासी गर्मागर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए हापुड़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। योगी ने कहा कि दंगाई अब गर्मी दिखा रहे हैं, 10 जून के बाद गर्मी निकल जाएगी। वहीं शामली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के हमलों का जवाब दिया। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर 10 फरवरी को, 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। पश्चिमी यूपी को जाटलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहां 14 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर जाट अहम भूमिका निभाते हैं और 2017 में बीजेपी ने इनमें से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा को 16 सीटों पर जीत मिली थी। पहले यहां पर जाट और मुस्लिम की एकता चलती थी, लेकिन अगस्त सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम में दूरियां आ गई। इसके बाद आरएलडी का पतन भी शुरू हो गया। ये जाट बीजेपी की ओर चले गए। हालांकि इस बार सपा और आरएलडी के साथ आने से बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। 8 फरवरी की शाम को यहां प्रचार थम जाएगा, लिहाजा सियासी पारा बढ़ गया है। मतदाताओं का खून गर्म करने के लिए सियासतदान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पश्चिम यूपी के हापुड़ में मतदाता संवाद सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को दंगाई लड़के बताते हुए कहा कि इनकी गर्मी 10 मार्च को निकाल दी जाएगी। योगी ने कहा, ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है ना, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूँ। इससे एक दिन पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, कैराना से तमंचावाद पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। मुख्यमंत्री योगी के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग को मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों का संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश ने कहा है कि जिस दिन खून की गर्मी खत्म हो जाएगी, उस दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। वहीं अलीगढ़ में रैली करने पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने योगी के गर्मी वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, योगी बाबा कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा, मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो शीत लहर आई थी, इन्हीं को ठंड लग गई है। ऐसा भर भर के वोट दो, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि बीजेपी के नेताओं को जो चर्बी चढ़ रही है सारी उतर जाए। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। पश्चिमी यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी कैराना की याद दिला रही है, जिन्नावाद के आरोप लगा रही है, ध्रुवीकरण की कवायद तेज हो रही है। बीजेपी और उसके तमाम दिग्गज नेता 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना से हिंदुओं के पलायन को मुद्दा बनाते हुए तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक अपने भाषणों के जरिए लोगों से मुजफ्फरनगर दंगों को ना भूलने की बात कह रहे हैं। कैराना का पलायन भी उनके भाषणों का मुख्य मुद्दा है। दरअसल पश्चिम यूपी में जाट और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। जाट समुदाय भावनात्मक रूप से पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह से जुड़ने की वजह से आरएलडी के ज्यादा करीब रहा है, लेकिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से पश्चिमी यूपी के समीकरण बदल गए। जाट और मुस्लिमों के बीच आई दूरी का सियासी फायदा बीजेपी को मिला।
2014, 2017 और 2019 के चुनावों में जाटों ने बीजेपी को एक मुश्त वोट किया और बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में विरोधी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया। जाटों की पार्टी माने जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल का खाता भी नहीं खुल सका था। चौधरी अजित सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति बदली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के निधन से सहानुभूति और किसान आंदोलन की लहर पर सवार होकर आरएलडी ने पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया। इससे जयंत सिंह की राजनीति को भी नई ऑक्सीजन मिली। उन्होंने सपा के साथ गठबंधन कर पश्चिम की जाट बहुल कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिसकी घेरेबंदी में अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। जाट समुदाय की नाराजगी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। यही कारण है कि वो डैमेज कंट्रोल मोड में है। इसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। पश्चिमी यूपी के इलाके में चुनावी प्रचार अभियान के उतरने से पहले अमित शाह ने दिल्ली में जाट समाज के नेताओं के साथ पार्टी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर मीटिंग की और अब वो सियासी रण में उतरकर मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना पलायन की याद दिला रहे हैं। पश्चिमी यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे सहित तमाम विकास कार्यों के बावजूद बीजेपी को मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना के पलायन को मुद्दा बनाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि सपा और आरएलडी का गठबंधन मजबूत है और बीजेपी का सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी जाटों के बीच नाराजगी दूर नहीं कर सकी। चुनावी पंडित मानते हैं कि अमित शाह इस हलचल को कई माह पहले भांप चुके थे, इसलिए 29 अक्टूबर को उन्होंने लखनऊ में कैराना पलायन का मुद्दा उठाकर चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की। इसके बाद 8 नवंबर 2021 को सीएम योगी और 22 जनवरी 2022 को अमित शाह ने कैराना पहुंचकर पलायन पीड़ितों से मुलाकात की। इसके जरिए बीजेपी ने किसानों के इर्द गिर्द घूमती पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैराना के रूप में नया ध्रुव दिया। तो मुजफ्फरनगर दंगे के बहाने एक बार फिर से 2017 के नतीजे दोहराने की पार्टी की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है और पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो सियासी गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मतदाताओं का खून गर्म करने के लिए सियासतदान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अब यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को दंगाई लड़के बताते हुए कहा कि इनकी गर्मी 10 मार्च को निकल जाएगी। विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, उनका आपसे परिचय करा देते हैं। रमन मलिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है एसपी के। अभिषेक सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि स्पोक पर्सन है आरएलडी के। और राहुल लाल जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, शुरुआत आपके साथ सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च को गर्मी निकल जाएगी, ये दंगाई लड़के हैं, इसे कैसे देखते हैं और इस बयान की किस तरह से आप विवेचना करेंगे या क्या कहेंगे इस बयान पर? प्रतिक्रिया आपकी। इको गार्डन लखनऊ शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 1.5 साल से गर्मी में तपिश में झुलस गए, तब वहां पे शिमला नहीं करना। 1.5 साल से किसान धूप में गर्मी में झुलस गया, तब वहां शिमला नहीं। कोरोना की महामारी लोगों को चिताए, किसान जो है खेतों की रखवाली के लिए इस टाइम अन्ना फसलों से जिनमें झुलस जाता है, तब वहां पे शिमला नहीं करना। हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार होता है, रात के 3 बजे उसकी दी जाती है, उस तपिश के लिए शिमला नहीं। आप एक चीज देख लीजिए, पिछले साल एनसीआर की डाटा के हिसाब से पूरे देश में 1.5 लाख के आसपास आत्महत्याएं थी, जिसमें 11,500 व्यापारियों ने आत्महत्याएं करी। उन जो मौतें हुई उनसे उनके परिवार जल गए, तब शिमला नहीं बना पाया। भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ा रहा है,
लेकिन तब शिमला नहीं बना पा रहे। देखिए सीधी सी बात यह है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं रह गया। आज इन्हें असलियत समझ में आ गई कि जो पिछले 5 साल में ये जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट करके हमने ये किया, हमने वो किया, जमीनी हकीकत में निहाल जी आपको बताऊं, फेलियर किसे कहते हैं, छोटा सा उदाहरण है, भले चाहे आपको उसका लगे कि पता नहीं डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे से आज लखनऊ जब उतरते हैं, उतरने के बाद दाहिनी तरफ टर्न लेते हैं, पुलिया आती है, वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, हर तीन महीने वहाँ पे रिपेयर होती है। कार वाले जब भी जाते हैं सोचते हैं गड्ढे किधर से निकले, गड्ढे उधर से निकले। अब आप बताइए, लखनऊ में बैठे हुए मैंने पूरे पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, हर 3 महीने में वो गड्ढा रिपेयर होता है। अब आप बताइए, ये जब गड्ढा एक लखनऊ के अंदर नहीं ठीक ढंग से करवा पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? ठीक है रमन जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। रमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आपने ये दावा किया था 2017 में जब सरकार बनी थी कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को एकदम हाईवे की तरह बना देंगे, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे, इस शब्दों को ही खत्म कर देंगे, हम सड़कों को एकदम बेहतर कर देंगे, क्योंकि किसी भी प्रदेश, किसी भी देश की आईना होती है विकास का सड़कें। लेकिन अभी आपने सुना अरविंद जी को कह रहे हैं कि सड़कें तक तो बनी नहीं है ढंग से और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। रमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, सर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि उन 5 सालों की उपलब्धि नहीं बतानी चाहिए? उन दंगाई लड़के, ऐसा लड़के, खून में गर्मी है, इन तमाम मुद्दों को क्यों हवा दी जा रही है सर? और क्यों आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि दंगाई लड़के हैं? जी देखिए, दोनों चीजों का जवाब देता हूं। बिल्कुल। एक तो मेरा उत्तर प्रदेश की जनता से ये आह्वान है कि जितने राजमार्ग बने हैं, जितने राष्ट्रीय मार्ग बने, आप कल सुबह से एक काम करिए, जब भी आप उन पे जाएं, 3-4 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो लाइव करके फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह लाइव कर, और जिनको पास पुरानी वीडियो पड़ी हो, पत्रकार हैं, वो जरूर लेकर आए, तो अपने आप साक्षात में आ जाएगा। और मैं आपके चैनल से ये गुहार लगाता हूं, यूपी की जनता कोई भी 5, 8, 10 मानक तय कर, उन मानक पे 2017 से 2022 की सरकार को नापे और उससे पहले की सरकार को नापे, और दिल खोल के जो उन्हें सत्य लगे उस पर वोट डाल दें। अब मैं आपको जहां तक दंगाइयों की और दूसरी है वो बात बताता हूं। जनरल डायर यूपी का मुलायम सिंह यादव, जिसने 1990 में नरसंहार करा था राम भक्त का, मैं आज आपसे ये पूछता हूं, उनका बेटा जब ये बोलता है कि हम फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पे जो हमारे खिलाफ रहे हैं उनकी लिस्ट बना रहे हैं, हमारी सरकार, हम तो हम बताएंगे उनको, क्या बताएंगे? आप धमकी करें क्या? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। एक और चीज बताता हूं, धमकी तो सर आप लोगों की तरफ से भी दी जा रही है ना कि 10 मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद बताएंगे, सारी गर्मी निकल जाएगी। ये क्या बयान है सर? मैं बताता हूं नेहा जी, ऐसा होता है कई लोगों का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, उनको ये लगता है पिताजी का राज है इसलिए तुम मर्जी आए करते जाओ। आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर कोई इस प्रदेश के अंदर माताओं को, बहनों को छेड़ेगा, साथ क्या उनको प्यार से उस घर बिठा के बुलाएंगे, तो पानी पुनी पिलाएंगे, प्रसाद देंगे, आरती तो उतारेंगे ना उसकी। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा उस प्रदेश के अंदर और ये स्पष्ट हो कि अगला बंदर ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो उसको कोई घर बुला के मेहमान की तरह आके उसकी कुछ करेंगे नहीं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी दोनों गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए दंगाई लड़के कहा गया। जयंत चौधरी की बात जहाँ तक है वो मैं ये बता दूं, हाँ, मैंने कल परसों ही ट्वीट करा है, उनका बयान खुला है कि मैंने जाटों का कोई ठेका थोड़ी ले रखा। अब अगर जाटों का ठेका ना ले रखा तो जाटों के नाम पे वोट पे मांगे भाई।
तो एक तो ये विषय अलग है, लेकिन आरएलडी के अंदर जितने लोगों को टिकटें दी गई हैं, जो गई हैं, उनका आप वर्तमान चरित्र देखें, आपको पता लग जाएगा। तो कहने का अभिप्राय इतना सा है कि अगर आप न्याय संगत कार्य कर रहे हैं तो आप सर माथे पे, वरना आरती उतार के प्यार मोहब्बत से आपको रखना आता है। और उसके बनिस्बत नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि धमकी देते हैं ये नेता, तो सर धमकी तो आप लोगों की तरफ से भी दी जा रही है, नहीं दी जा रही क्या? ये धमकी नहीं है। धमकी नहीं दी है, नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं हम कानून की अनुपालना करेंगे, कानून हमेशा सर्वोपरि रहेगा और सरकार बिना भाव, बिना किसी भाव के, भेद के, किसी पूर्व ग्रसित भावना के, सिर्फ न्याय की अनुपालना करेगी। ठीक है, अभिषेक जी रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से। बड़ी गहरी बातें और मतैक्यता में एकता की बातें, लोगों को पता है आपके कानून का, आपके न्यायपालिका पर भरोसा का। वो गृह राज्य मंत्री का बेटे को आप गिरफ्तार करते हो और अपने केंद्र सरकार में वो गृह राज्य मंत्री है। लोग बहुत समझदार हैं। आप ये सब बातें छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी के नेता गर्मी उतार दूंगा, ठोक दूंगा, इस तरीके की भाषा तो स्टूडेंट, तो आप भी तो कहते हैं, आप भी तो सर बोल रहे हैं, आप भी तो कहते हैं कि चर्बी उतर जाएगी बीजेपी के नेताओं की। ये बहुत सही भाषा है क्या? जैसे हमारे मित्र ने कहा कि हम बढ़िया तरीके से ठंडा करके जवाब देते हैं, तो आप अगर जवाब देना जानते हो तो हम भी जवाब देना जानते हैं। फिलहाल आप 5 साल सरकार में रहे हो, इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आपने दिलाया क्या? आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोटे में आपने क्या दिया? कितने पुलिस ट्रेनिंग सेक्टर बन गए नए? कितने स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ? 40 मिनट में आप मेरठ पहुंचते हैं दिल्ली से। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 अस्पताल नए चालू हो गए, 18 बन रहे मेडिकल कॉलेज। वो कहाँ से हवा? नाम बताइए जरा, नाम बताइए। आपको ये बताइए आज के दिन में प्रवक्ता महोदय, कि जब 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर सफाई हो रही थी, तब आप कहाँ छुपे थे? तब क्यों नहीं आए थे सामने? हम वही छुपे थे जहाँ खड़े थे। आप ये सब बातें छोड़िए। अब उस समय आप बोलते हैं मैंने ठेका नहीं लिया। 5 साल में आज मैं आपसे पूछता हूँ, जिसका लोकार्पण आपने किया उसका नाम बताइए। चौधरी साहब ने, और मैं ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से बोल रहा हूँ, चौधरी साहब ने बड़े खुले तौर पे बोला था कि भाई बिरादरी का अगर प्रेशर ना हो तो ये टिकैत जो सस्ता आदमी है, मैं इसको मुंह ना लगाऊं, इसको तो टिकट देनी पड़ गई। आप देखिए, किसी के हवाले की बात मत करिए, किसी के हवाले की बात मत। ठीक है अभिषेक जी कह रहे हैं 5 नाम बता दीजिए, किसका लोकार्पण किया, किसका शिलान्यास किया, बता दीजिए रमन जी। जी बिल्कुल नहीं, आप इनसे पूछिए जिसका। ठीक है अभिषेक जी, सुनते हैं सर, सुनते हैं, क्योंकि मुद्दों पे बात करिए सर। यहाँ पे मैं उन बयानों पे चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ जो कि आप लोगों की तरफ से उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म करने के लिए किए जा रहे हैं। का शिलान्यास करा। अगर आप भांग पी के सो रहे हो बाबा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता ना। भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं बहुत अदब से आपसे कह रहा हूँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बहुत अनुशासन में रहिए। आपकी हंसी ये नेहा, ये इस ठीक है रमन जी, भाषा की मर्यादाओं को तार मत करिए प्लीज। ये एक तरीका नहीं है सर, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो रखे होंगे प्रदेश में होने वाली घटनाओं फिर उसमें किसी का कसूर नहीं है। आप भी जुपिटर की वेलोसिटी से। सर अभी हम भाषाओं की मर्यादा की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाषाओं की मर्यादा को कैसे तार किया जा रहा है। आप फिर लोग इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं डिबेट में, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। ऐसा आप लोगों को शोभा नहीं देता है। आप देख रहे हैं वो डायरेक्ट भाषा को परिवर्तित कर दिया जी। मैं तो बोल रहा हूँ अब कि अगर ये मदमस्त होके बैठे हों और इनको ये ज्ञात ना हो कि प्रदेश में हो क्या रहा है, कौन सा अरे तो बहुत साहब 5 काम बताइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाते में जो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से गए हों। अभिषेक जी,
सवाल इस बात को लेकर, रमन जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप लोगों को याद जाटों की तब आती है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, जब पश्चिमी यूपी में फतेह हासिल करनी होती है। इससे पहले क्या हुआ था, किस तरह से आप लोगों ने जाटों को दरकिनार कर दिया, या फिर जयंत चौधरी का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका जिक्र अभी रमन जी कर रहे थे, वो उसमें कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि जाटों का ठेका ले रखा है। सर क्यों फिर जाटों से वोट मांगा जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। और राहुल जी, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 36 बिरादरी एक साथ वोट करती है, कोई भी निर्णय हो, क्योंकि ये 36 बिरादरी किसान बिरादरी से ही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैपिटल क्रॉप है, कैश क्रॉप है, तो वहां पर एक अर्थव्यवस्था बनी हुई है कृषि से। इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ जाट नहीं, सिर्फ गुर्जर नहीं, सिर्फ कश्यप नहीं, सिर्फ सैनी नहीं, सिर्फ त्यागी नहीं, वहां 36 बिरादरी की साझा लड़ाई होती है। ये जो किसान आंदोलन हुआ और प्रधानमंत्री को कृषि कानून वापस लेने पड़े, ये सिर्फ जाटों की विजय नहीं, सिर्फ गुर्जरों की विजय नहीं, ये किसानों की विजय। राहुल जी आपको इसका स्पष्टीकरण दे पाएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी कोई आंदोलन वो 36 बिरादरी साथ में चल के सामूहिक रूप से अपनी भूमिका निभाती है, तब ये साल भर आंदोलन चल पाया। जिस तरीके से उसको चलने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद गांव गांव जाकर गाजीपुर बॉर्डर पे डेरा डाले, वहां पर लड़ाई लड़ी गई, और आनंद फानंद में अपनी हार को देखने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इन कानूनों को वापस लिया। अगर सही से तो वापस लेने की आवश्यकता क्या थी? कॉर्पोरेट फंडिंग की वजह से, ठीक है, उनको सीधा लाभ देने की वजह से अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए 36 बिरादरी की साझी लड़ाई की। ठीक है राहुल जी, अब सवाल इस बात को लेकर, सर क्यों मर्यादा की जो सीमा है उसको लांघा जा रहा है, क्यों भाषाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा, शब्दों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? कि किसी को तमंचावादी कहा जा रहा है, किसी को गर्मी की याद दिलाई जा रही है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि मई जून वाली जो शिमला की जो गर्मी है, शिमला की जो ठंड है वो मई जून में याद दिला दे। ये क्या है, ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये राजनीतिक पार्टी के नेता? देखिए नेहा जी, आपने डिबेट को काफी अच्छे ढंग से आपने संचालित भी किया है। एक चीज बड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे कि हम लोग हाल फिलहाल के कई सारे चुनावों में अगर हम लोग देखें, दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे तब भी हम लोग देख रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा था भाषाई मर्यादा बड़ी छीन हो रही थी। अभी जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे तब भी वहां पे हम लोगों ने देखा था कि भाषाई मर्यादा किस स्तर पे हो गई थी, और उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति देख रहे हैं। जैसे अब देखिए, अभी तो प्रथम चरण के चुनाव होने वाले हैं, वो पास आ रहा है तो हम लोग ये स्थितियां दिख रही हैं। तो राजनीतिक दल जिस प्रकार के रवैये में दिख रहे हैं यहाँ पे, हमें लग रहा है कि मर्यादा और टूटेगी। इलेक्शन कमीशन को काफी गंभीर होना चाहिए इस समय। इस तरह की चीजों को, समाज को तोड़ने की स्थितियां नहीं बननी चाहिए, समाज को जोड़ने की स्थिति बननी चाहिए। और इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं वो सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अगर कुछ कहते हैं, हम लोग भी देखिए अगर उनको संबोधित करते हैं तो माननीय कहते संबोधित कर रहे हैं, तो उनको भी अपने संबोधन में पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का आक्रोश प्रकट वो दूसरे भाषा में भी कर सकते हैं। अगर अपने मतदाताओं को उनको बताना है तो दूसरे भाषा में आक्रोश प्रकट कर सकते थे, लेकिन ये कहना कि नहीं हम तो 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देंगे, देखिए एक तरह से धमकी वाली भाषा है। और उसी के बाद प्रत्युत्तर में देखिए, ठीक है कि विपक्षी पार्टियां कहेंगे कि हमने प्रत्युत्तर में वो जवाब दिया, लेकिन जो चर्बी वाला बयान है मैं उसका भी कहीं से भी समर्थन नहीं करूंगा कि आप कहीं से गर्मी का बयान आए, उसके जवाब में फिर चर्बी की चीज चले, फिर कुछ और चीजें चले। तो एक तरह से जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर ही एक तरह से सबों का फोकस हो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमें पूरा अंदाजा है कि आगे आने वाले समय में भाषाई संयम और भी हम लोग टूटता हुआ देखेंगे। इस तरह के कई कारण है यहाँ पे। देखिए, पश्चिमी यूपी का जो पूरा का पूरा चुनाव है, वो चुनाव कहीं कहीं 2014, 17 और 19 के चुनाव से अलग होता हुआ दिख रहा है। इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। किसान आंदोलन ने पूरे चुनावी मैदान को बदला है। वहां पे एक तरह से जिस तरह से जाट और मुस्लिम अगर 3 चुनाव में अलग रहे तो उससे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को काफी अप्रत्याशित लाभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप के स्थिति में थी, तो उनके लिए वो देखिए, अब बयान देखिए, बयानों में विरोधाभास भी नजर आता है। जैसे वो बयान में यहाँ तो दिए जा रहे हैं कि भाई ये 2 लड़के हैं, दोनों दंगाई हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा था कि माननीय गृह मंत्री जी ने एक तरह से खुला दरबार का ऑफर भी रखा था कि अब चुनाव के बाद तक के लिए भी संभावनाओं के दरवाजे जयंत चौधरी जी के लिए खोल दिए गए थे कि भाई उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आप एक तरफ से दरवाजे भी खोल रहे हैं
और दूसरे तरफ से आप उनके ऊपर दंगाई होने का मोहर भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों के लिए दरवाजे खुले रख रही है? ठीक है, ये सवाल ले लेते हैं। रमन मलिक जी बता दीजिए सर, सवाल इस बात को लेकर है कि गृह मंत्री कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं जयंत चौधरी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दंगाई है दोनों लड़के। सर, दंगाइयों के लिए दरवाजे खुले हैं क्या बीजेपी के? अलग संदर्भ में है, उनको इकट्ठे एक नजर से नहीं देखना चाहिए। जहां तक बात बार बार करी जा रही थी, तो अगर मैं कोशिश करूं कि मैं प्रमुख कार्य ही बात करूं, तो जेवर एयरपोर्ट। नहीं सर, पहले इसका जवाब दे दीजिए ना, उसके बाद फिर उस मसले पे भी चलते हैं सर। पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आऊंगी उस पे भी, पूछूंगी आपसे वो काम भी। दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ। तो पहले जेवर एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, चित्रकूट एटावा, उसके बाद केन बेतवा का जिस तरीके से संगम कराने की कोशिश करी जा रही है, उस पर पूरा काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, राजा महेंद्र सिंह के नाम पे यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा भी विभिन्न कार्य जो हैं, आज जो हम एक्सप्रेसवे मेरठ तक देख रहे हैं या उससे आगे, या चीनी मिलों के जो बकाया पूर्व की सरकार के थे वो भी दिए। तो आप तो ये बताएं कि मैंने जैसे शुरू में बोला था, मैं आज भी सपा और आरएलडी के प्रवक्ता को और जितने भी अच्छे पत्रकार हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा कि 5, 7, 8, 10 जितने मानक सेम रहने चाहिए, मानक नहीं बदलने चाहिए। वो मानक तय कर लें और फिर सारी जो भी सरकारें हैं उनका आकलन कर लें। ठीक है। और कार्यों का आकलन सवाल पे आ जाइए सर। और खुद ये वोट देंगे। ठीक, ये खुद वोट देंगे महंत जी को। ठीक है, सवाल पे आइए सर। सवाल पे रमन जी। जी सर, सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने दंगाइयों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं? नहीं, कोई दंगाइयों के लिए दरवाजे नहीं खोल रखे, लेकिन जहां तक बात दोनों विषयों की है, दोनों विषय अलग हैं। आप उसको कैसे अलग है सर, थोड़ा सा समझाइए, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं। जो सवाल जब बात हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री जी से, तो उनसे ये बोला गया था कि क्या इस तरीके की बात हो सकती है। बिल्कुल उन्होंने कहा। उसके बाद महंत जी ने जो बात कही है वो दूसरे संदर्भ में है। आप वो किस संदर्भ में है सर? वो 2 लड़के कौन है बता दीजिए ना सर। 2 लड़के आपके सामने आ जाएंगे अभी। हाँ, फिक्र मत करिए, दोनों लड़के सामने आएंगे। नहीं, और अमित शाह ने किस संदर्भ में कही थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संबंध में संदर्भ में कह रहे हैं? परवेश वर्मा ये कहते हैं कि नेता तो वो अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी के साथ है। ये किस संदर्भ में है सर? हाँ, तो मैं आपको वही बताइए सर, बताइए। देखिए, घर का अगर बच्चा अच्छा भी हो तो कई बारी अंगति जो होती है उससे फर्क पड़ जाता है। और ऐसा ही कुछ पहले वो टीपू को औरंगजेब बन गए, और उसके बाद आप ध्यान से अगर देखें तो उनका एक विदेशी बालक के साथ बातचीत ज्यादा हुई, तो उन्होंने घर में ही सारा का सारा, जिसे बोलना चाहिए ना, मटका फोड़ दिया। और उसके उपरांत आज जो हालात है, उनको ये बाहर से पढ़ के आए व्यक्ति को ये नहीं पता कि फिजिकल और सर, मैं आपसे जिस सवाल का जवाब मांग रही हूँ वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। सर, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने दंगाई के लिए दरवाजे खोले हैं? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2 दंगाई लड़के, तो इसका मैं क्या तात्पर्य निकालूं? और क्या भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है? मतलब निकालें ये तो आपके ऊपर, और जिसको जैसा सोचना है सोच ले, लेकिन हाँ इतना जरूर बता। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के बयानों में इतना विरोधाभास क्यों है सर? कोई विरोधाभास नहीं। हमारे यहाँ पे क्या है नेहा जी, क्लासिंग बहुत अच्छी है, प्रशिक्षण बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। अगर आप कभी चाहें या मेरे मित्र चाहें सपा के या आरएलडी के, तो प्रशिक्षण वर्ग में मैं ले जाऊंगा। वो देख पाएंगे कि कैसे परिवर्तन कराया जाता है व्यक्तित्व का। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, आप घुमा लेते हैं। अच्छे प्रवक्ता हैं सर आप, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बयान और दोनों के बीच में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है उसमें विरोधाभास पाया गया। देखिए, हम अगर ये डिबेट कराता है
मलिक साहब की भाई किसने कितने विकास किया कितना, वो तो काफी पॉजिटिव डिबेट है लोकतंत्र में, वो होना चाहिए। आप कराते हैं कि भाई हमने ये सड़क बनाया, विपक्ष क्या नहीं, कर रहा है, सवाल वो ये भी debate है होना ही कि चाहिए। अगर जयंत चौधरी ये कह रहे कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, तो वो दंगाई हो गए। नहीं, बात चौन्नी की तो चन्नी चौन्नी की बात नहीं है, बात चन्नी चौन्नी की नहीं है। और अगर वो अपने आप को एक मात्र सिक्का समझते हैं तो शायद वो चौधरी चरण सिंह के इतिहास को एक बहुत ही हल्के मायने में ले रहे हैं। उनको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था कि परिपक्वता है कि अपने आप को एक चौन्नी से कंपेयर करें। समय काल के अनुसार और प्रदेश की अच्छाइयों के लिए कई बारी आपको बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, वो भी एक विषय है। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि मैं बार बार एक चीज आरएलडी से भी पूछना चाहता हूं, जिसको आप बार बार बता दे जाती हैं, कि इनसे कम से कम ये पूछिए कि ये जो एक तो कि मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, दूसरा कि 2013 के नरसंहार के अंदर, क्योंकि वो कोई कम उसका तरीका नरसंहार का वैसा ही था जैसे 1984 का दिल्ली में था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि वो जो 2013 का नरसंहार था, उसके समय ये सारे के सारे बड़े नेता आरएलडी के क्यों सामने नहीं आए विरादी? अभिषेक जी, सीधा रुख आपका करते हैं सर। सवाल इस बात को लेकर है सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम और जाट एकजुट होकर आप लोगों को वोट देंगे? सर 2014, 2017, 2019 के चुनाव याद रखिए, जब जयंत चौधरी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, आपका खाता तक नहीं खुल पाया था, तो ये आखिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि अब एकजुट होकर आपको वोट मिलेगा, जाटों का भी मुस्लिम्स का भी? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता भाई रमन मलिक जी से फिर पूछता हूं कि मैंने 5 काम कहे थे, जिसका शिलान्यास माननीय योगी जी द्वारा हुआ हो और उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ दीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 30% जमीन पूर्व वर्ष की सरकार ने कर दी थी, और बाकी जितने भी काम इन्होंने गिनाए उनका शिलान्यास भर हुआ है, लोकार्पण नहीं हुआ है। तो फिर रतन मलिक जी, अभी आप फिर थोड़ी देर बाद 5 काम लाइएगा। मैं फिर कह रहा हूँ जिनका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों आपके द्वारा हुआ हो। आपने यहाँ जी, मैं आपके बात का जवाब देता हूँ। एक मिनट रतन मलिक जी, मेरी बात, अभी आपके पास समय है, अभी आप बोल दीजिएगा। नेहा जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 2014 का सिनेरियो अलग था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस के प्रति इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों को रोजगार के, लोगों को महंगाई के, और यहां तक कि भ्रष्टाचार के कारण बीजेपी ने ऐसा एक छलछट में बनाया कि लोगों ने सोचा कि नहीं, नरेंद्र मोदी आएंगे तो महंगाई कम होगी। तमाम एजेंसी को हायर किया गया। एटीएम के पैसा निकालने वाली पर्ची से लेके मोबाइल फोन पर फ्री के एसएमएस तक में अब की बार फलानी सरकार, अब की बार फलानी सरकार। उसके बाद ध्रुवीकरण हुआ, और मैं ये बात मानता हूं कि कहीं ना कहीं वेस्ट यूपी से एक सोशल फाइबर को डेंट हुआ। वो सोशल फाइबर डेंट हुआ, लोगों में बटराव हुआ। उसके बाद जब 2017 का चुनाव आया नेहा जी, तब बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा था कि केंद्र में, तो इसमें क्या मुजफ्फरनगर दंगों का असर नहीं था क्या? मेरी बात नेहा जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर दंगों का असर ना होता तो सोशल फाइबर टूटता ही नहीं। 2017 में लोगों ने ये देखा, ये सोचा कि केंद्र में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे जॉब हो, इनका बहुत बड़े पैमाने पर सृजन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो काम थे वो डिलीवर नहीं हो पाए, लोगों में हताशा आई। आप हंगर इंडेक्स देख लीजिए, आप कुपोषण की दर देख लीजिए, और कोविड में जिस तरीके की लापरवाहियां हुई, और हम किस तरीके से स्वास्थ्य के मामले में हमने लोगों को तड़पते मरते देखा। सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों की सीधी भर्ती न होकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां हुई, और 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं आरक्षण में छेड़छाड़ की गई। इन सभी मामलों को जब 2019 में आपका क्या हाल रहा? 2019 का लोकसभा चुनाव इस परिस्थिति से अलग था।
सर सारी चुनावों में आपकी विपरीत परिस्थितियां रही, आप ये बताना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि हम लोगों को 2019 के चुनाव में हम लोगों को समझाने में, लोगों को बताने में ये सक्षम नहीं हो पाए कि नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के पक्ष में है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों में ये महसूस हुआ कि सरकार चंद लोगों को छोड़कर नहीं। अब ये कैसे तय हो, सर मेरे सवाल पे आ जाइए, ये कैसे तय हो कि मुस्लिम जाट एकजुट होकर आपको वोट देंगे? जाटों की नाराजगी किस कदर थी और उसका फायदा कैसे हुआ बीजेपी को, ये सभी ने देखा सर इन चुनावों में। आप भले ही एक अलग परसेप्शन बता रहे हो सर, लेकिन जो हालात बने हुए थे पश्चिम यूपी में वो कुछ और ही बयां कर रहे थे। नेहा जी, अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है वो पंचायत का चुनाव हुआ है। सदस्य जिला पंचायत का चुनाव जनता से होता है, अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव सरकारी हो जाता है। लेकिन जो सदस्य चुनकर आए, आप पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर बलिया तक आप देखिए, गाजीपुर बलिया तक नेहा जी देखिए, आपको इसकी वानगी मिल जाएगी। आपको इसकी वानगी मिल जाएगी। मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें शासन सत्ता इन्वॉल्व होती है, आप जानती हैं, आप बहुत वरिष्ठ, बहुत गंभीर पत्रकार हैं। लेकिन जो सदस्य जिला पंचायत का चुनाव होता है वो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन उसमें जिस तरीके से लोगों ने बीजेपी को सिरे से नकारा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं नेहा जी, मेरी बात सुनिएगा। लखनऊ जनपद में जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी थी रीना चौधरी, वो सदस्य जिला पंचायत का चुनाव हार गए। मोहनलालगंज की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, सरोजी नगर की वार्ड नंबर 15 की बात है ये राजधानी का मामला था। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों का कोई असर नहीं था, यही कह रहे हैं कि एक अलग धारणा लोगों की थी, इसलिए आप लोग चुनाव हारे। रमन जी, क्या वाकई आप लोगों बेकार में मुजफ्फरनगर दंगों को इतनी हवा दे रहे हैं, बेकार में ये बता रहे हैं? ठीक, एक सेकंड अब बोलने दीजिए, रमन जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं अभिषेक जी का भी रुख करूंगी और साथ ही साथ अरविंद जी का भी रुख करूंगी। मैं आती हूँ अरविंद जी, आती हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। रमन जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो इनको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये कहते हैं कि इनका सारा का सारा भाजपा के विरुद्ध जो लोकल इकाई का चुनाव हुआ वो भाजपा के विरुद्ध आए, सारे मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स भाजपा हार गई, तो फिर वो अध्यक्ष सारे जो बने वो कहाँ से आ गए? वो स्पेशल चुने गए थे अलग, वो भी उन्हीं में से चुने हुए थे ना, और उन्होंने समर्थन लिया ही ना। तो समर्थन कैसे मिला? तो समर्थन इसलिए मिला क्योंकि पता है कि काम कर सकते हैं, लोगों ने समर्थन दिया। अब दिक्कत ये होती है कि क्लेम कर लिया कि जी हमारे लोग जीत गए, लेकिन वास्तविकता में तो लोग इनके साथ है ही नहीं। तो वो एक बेसिक फैक्ट है जिसको ये इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज जो बार बार बात आप अभी कर रहे थे, इनका वोट प्रतिशत 2012 से लेकर 12 नहीं, मेरा सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर दंगों का असर नहीं है। आप लोग बार बार इस मामले को उठाते हैं, जाटों को फिर याद दिलाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसका तो असर ही नहीं है। 2014 में भी नहीं पड़ा, 2017 में भी नहीं और 2019 में भी नहीं। एक अलग ही परसेप्शन था जिसमें जनता वोट दे रही थी। नेहा जी, कोई बात नहीं, अगर उसका कोई असर ही नहीं और ऐसा मुद्दा है जिसका कोई असर होना ही नहीं, हम अपनी, अगर हम उसको याद कर आ रहे हैं इनके हिसाब से, तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, साथ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। अब इनको तो खुश होना चाहिए कि ऐसा जो नॉन इशू है उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनके इशू के ऊपर हम जा नहीं रहे, तो दे शुड बी हैप्पी। लेकिन विषय वही है कि अंदर से धक 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 हो रहा है। उसकी क्यों हो रहा है? क्योंकि पता है कि जो बोगे वो काटोगे। ठीक है अरविंद जी, चुनावों की अगर हम बात करें 2017, 2014 और 2019, उसमें तो आरएलडी की स्थिति अच्छी नहीं थी। क्या एक उम्मीद जागी है किसान आंदोलन के बाद कि आरएलडी की स्थिति बेहतर होगी, जाट एक बार फिर से फेवर में आएंगे और आप लोगों को वो आपका समीकरण बैठ पाएगा जिसके लिए आपने ये गठबंधन बनाया? पूजा जी, अभी रमन मलिक जी जो कह रहे थे ना कि धक 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 जो हो रही है, वो अमित शाह के बयानों में भी हो रही है, योगी के भी बयानों में भी हो रही है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हो रही है। उसकी वजह मैं आपको बता
देखिए किसान जाट जो होते हैं ना, वो जाट सम्मान को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। और जिस तरीके से जब दिल्ली बॉर्डर पे इन्होंने जाटों के सम्मान को रौंदा, उन्हें कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी अफगानिस्तानी और पता नहीं किन किन चीजों से नवाजा है, उससे सीधी सी बात है उनके आत्मसम्मान चोटिल हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो काले कृषि कानून थे, ये फसल और नस्ल दोनों को बदलने वाली स्थिति थे। और एक चीज निश्चित है, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा आती है तो ये काले कानून फिर से वापस आएंगे, ये भी आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। मैं आपको इसकी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी जो बजट आया था, बजट में इन्होंने एक पहलू दिया है, वो पहलू था कारपोरेट फार्मिंग और लॉन्ग टर्म लैंड लीज का एक प्रोविजन दिया गया हुआ। किसी ने भी इससे ज्यादा फोकस नहीं किया। कारपोरेट फार्मिंग क्या है कि अडानी जी बैठ के खेत में जो है गन्ना उगाएंगे। और दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट, अरे साहब जेवर एयरपोर्ट पे कहते थे कि साहब वहां से एयरपोर्ट आप जानते किस लिए यूज करेंगे, सब्जियां प्लेन से एक जगह से दूसरे जगह जाएंगी ताकि सस्ती मिलेंगी। अब आप बताइए, प्लेन से जब आप सब्जियां ढोएंगे तो सब्जियां आपको सस्ती मिलेंगी। ठीक है राहुल लाल जी, ठीक है राहुल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या इन बयानों के जरिए से क्या एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश की जा रही है, उसकी कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है क्या? राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ जाकर लड़ाई करके आए हैं, काफी तेज धार देने के पूरे प्रयास हो रहे हैं। एक एक करके ऐसे नहीं प्लीज, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को या फिर वहाँ पर विपक्षी दलों के राजनीति एक की बात रखिए। देखिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, वादी से हम लोग काफी अच्छे से शांतिपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। देखिए पूरे अगर पश्चिमी यूपी के मामले को जो बार बार हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो 14, 17 और 19 की, ये देखिए तय बात है कि किसान आंदोलन के बाद कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकदल का बिल्कुल एक मजबूती से पुनर्जन्म हुआ है। तो वो देखिए वो किस हद तक कहाँ पे जाएगा वो अलग चीज है, लेकिन मतदान प्रतिशत अगर हम लोग जो वोटिंग का जब लास्ट में जब परिणाम आएगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफी बढ़ा हुआ दिखेगा हम लोगों को। वो किस स्तर पे कहाँ पे जाएगा वो तो जनता तय करेगी। ये इसके लिए तो और इंतजार ही करना पड़ेगा मुझे लगता है कि कहाँ तक जाता है। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि बदला हुआ परिदृश्य है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी देखिए अभी भी, चूंकि देखिए 10 को और 14 को है, तो इस बीच में उनके कैंपेनिंग को भी आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो उनके दिग्गज लोग हैं वो मैदान में किस तरह से गली गली वो घूम रहे हैं। तो एक तरह से बीजेपी के जो इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है वो हार मानने वाले स्थिति में नहीं होते हैं। तो इस स्थिति में जबकि देखिए फ्रंट फुट पे कहीं न कहीं विपक्षी दल है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि चुनाव परिणाम को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, मतदाताओं को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए। और उसी की परिणति हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जाट नेताओं को उन्होंने अपने घर में बुलाया, उनको मनाने की कोशिशें की। वो कोशिशें अभी उसमें तो दिल्ली में हुई, लेकिन जो हम लोगों के पास है कि वो कोशिशें अभी भी फील्ड में अलग जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो लगातार एक तरह से जाट समुदाय के नेताओं से वो लगातार संपर्क में है, उनको मनाने की कोशिशें अभी दिन रात लगातार जारी है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल हमारा वही है कि आखिर क्यों इस तरह की भाषा की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जा रहा, और सत्ता पक्ष की तरफ से भी उन उपलब्धियों को क्यों नहीं बताया जा रहा जो कि 5 सालों में आपने हासिल की है, विपक्ष की तरफ से उन मसलों को क्यों नहीं उठाया जा रहा जो कि सरकार की नाकामियां रही है, क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके जनता को गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यही आज का हमारा विषय था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।